सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा। हमने उनके फीचर्स पढ़े कि कैपिटल मार्केट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। आज हम लोग उन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि कौन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों को पढ़ने के बाद कई बार कंफ्यूजन आता है कि दोनों काफी हद तक एक जैसे ही हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें टर्म का, यानी कि समय के हिसाब से, तो मनी मार्केट जो होती है ना, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होती है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या 1 साल से कम के लिए होती है। आप याद करो, मनी मार्केट में जितने भी हमने पांचों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, चाहे वो आप ट्रेजरी बिल की बात करो, ट्रेजरी बिल भी 1 साल या 1 साल से कम के लिए होती है। कमर्शियल पेपर भी हमारा 365 डेज 1 ईयर का होता है। इसी तरह से आप देखो, जितना भी हमने पढ़ा पीछे, सब के सब हमारे 1 साल या 1 साल से कम के लिए। ठीक है, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ वो हो और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, चाहे अगर आप जितना भी हमने पढ़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला था, वो भी हमारा 1 साल से कम के लिए था। कॉल मनी तो इनफैक्ट 1 दिन से 15 दिन के बीच में थी, यानी कि आप देख लो। तो वो 1 साल से कम के लिए थे सारे। लेकिन अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें ना, तो ये मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यानी कि ये मीडियम टर्म के लिए होता है, 2-3 साल के लिए भी हो सकता है और उससे ज्यादा, 3 साल या उससे ज्यादा के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट इज अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। सिंपल भाषा में कहें तो 1 साल से ज्यादा के लिए हो सकता है कैपिटल मार्केट। जैसे इक्विटी शेयर्स अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए होती है। प्रेफरेंस शेयर ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक के लिए हो सकते हैं। डिबेंचर ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए हो सकते हैं। तो ये सब जो है हमारे टर्म्स डिफरेंट है दोनों के। फिर आता है पर्पस, मतलब मनी मार्केट को किस काम के लिए लिया जाता है। अगर कल को कोई मनी मार्केट को यूज करता है कोई इंस्टीट्यूशन, तो क्यों करेगा? तो वो करता है वर्किंग कैपिटल के नीड्स को पूरा करने के लिए। तो मनी मार्केट का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाता है, जबकि कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा डेफिनेटली एकदम नहीं लिखा है, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसा रेज करती है 1 साल के अंदर अंदर तक के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए कर रही होगी। बिल्डिंग खरीदने के लिए तो कर रही नहीं होगी, फर्नीचर खरीदने के लिए करनी, क्योंकि ये तो ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है और काफी समय बाद लौटाया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसलिए मनी मार्केट जो है वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करता है, और कैपिटल मार्केट जो है ये हमारा फिक्स कैपिटल नीड्स को पूरा करता है। ये हो गए हमारे दो डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस है स्टूडेंट्स मनी मार्केट में, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना मनी मार्केट के, इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है ना। अगर हम कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो दिस इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये हमारे इसके इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल है। तो दोनों के इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। अगर हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को देखें तो ये 1 साल से कम के लिए होते हैं सारे। अगर आप ट्रेजरी बिल की बात करते हो तो आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट रेज करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक से हम लोग ले सकते हैं, और इसका एक स्पेसिफिक टाइम है। ज्यादातर आप देखोगे 91 डेज के लिए होता है, 180 डेज के लिए होता है। और कमर्शियल पेपर आप पढ़ ही चुके हो, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये सबके ये कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज बोल रहा हूँ, सॉरी। कमर्शियल पेपर क्या होता है? जब किसी कंपनी को पैसा रेज करना होता है जनरल पब्लिक से या मार्केट से, तो इसको ये यूज करती है। 1 साल से कम के लिए होता है। एडवांस में इसमें आपको इंटरेस्ट डिस्काउंट दे दिया जाता है। ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है नेचर। अगर मैं नेचर की बात करूँ ना, तो मनी मार्केट जो है, इट इज अ होलसेल मार्केट वेयर द इंस्ट्रूमेंट्स हैव लार्ज फेस वैल्यू। अगर हम बात करें ना मनी मार्केट, कई बच्चों को लगता है मनी मार्केट का वैल्यू कम होती है, बिल्कुल नहीं। हमेशा आप देखना मनी मार्केट की फेस वैल्यू ज्यादा होती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ट्रेजरी बिल है, 25,000 का एक होती है ट्रेजरी बिल। अगर दो लोग हैं तो 50,000, मतलब इसकी डिनोमिनेशन 25,000 से शुरू होती है। 50,000 की भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है, 1.5 लाख की भी हो सकती है, लेकिन 25,000 से कम की नहीं हो सकती। जबकि हम कैपिटल मार्केट की बात करें, तो कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये 20-20 रुपए के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखोगे ना, तो कैपिटल मार्केट में जो नेचर है इसका, जो अमाउंट है डिनोमिनेशन, वो कम होती है, कम अमाउंट होती है। फिर हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। तो अगर आप देखोगे ना, मनी मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट में, ये सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में। और अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की,
तो इसमें आप स्टॉक एक्सचेंजेस देखेंगे, मर्चेंट बैंक्स देखेंगे, इशू हाउसेस होते हैं, और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इसमें हिस्सेदारी लेती हैं। तो ये हमारी कैपिटल मार्केट है, ठीक है। इसमें ये लोग हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देखेंगे जब आप शेयर्स खरीदने जाएंगे तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से डील करना पड़ता है, ठीक है। इशू हाउसेस होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे आज की क्लास में जब हम बाद में कि इसमें इस तरह की चीजें आती हैं। फिर आप देखोगे अगर हम बात करें सपोर्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, तो मनी मार्केट जो है इसकी कोई एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नहीं होती है। जबकि कैपिटल मार्केट में जैसे आप इक्विटी शेयर खरीद लेते हो तो उसको बेचने के लिए अलग से मार्केट है। जैसे मान लो हमने इक्विटी शेयर्स खरीद लिया तो इसको आसानी से हम बेच सकते हैं, तो इसके लिए सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है, ठीक है। पहली बार जब शेयर इशू किया जाता है तो प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है, बाद में उसको हम सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, लेकिन अभी इसमें डिफरेंस में पढ़ते समय हम समझ सकते हैं कि मनी मार्केट के लिए कोई अलग से मार्केट नहीं बनाई गई है, ठीक है। लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर एक अलग से मार्केट है जहां पे आप शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। फिर बात करते हैं मीडियम की। तो आप देखो मनी मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन है ना, ये टेलीफोन पे या अदर वेज से किए जाते हैं। यानी मनी मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन है टेलीफोन पे किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल, और ये सब आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैपिटल मार्केट की बात करो तो नॉर्मली इनके स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जो डील करते हैं ट्रांजेक्शन को, तो वहां पे हम लोग इनको डील करते हैं। तो मनी मार्केट का जो मीडियम है ये टेलीफोन हो सकता है या कोई अदर वेज हो सकता है, क्योंकि इसकी फिजिकल प्लेस नहीं होती है मनी मार्केट की, ये हमने पढ़ा था। और कैपिटल मार्केट की फिजिकल प्लेस होती है, तो इसीलिए इनको आप देखोगे इनके जो ट्रांजैक्शंस हैं ये स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह में होते हैं। फिर बात करें अगर हम रेगुलेशंस की, तो मनी मार्केट जो है द मार्केट रेगुलेटर इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अगर मनी मार्केट में देखो ना तो इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। अगर आप ध्यान से देखो ट्रेजरी बिल हो चाहे कमर्शियल पेपर हो, इसमें आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा, चाहे कॉल मनी ले लो, ठीक है। तो इसको रेगुलेट, इसको चलाने का, इस पे देख रेख करने के लिए बैंक इसमें इन्वॉल्व होता है। जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर सेबी होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके लिए सेपरेट रेगुलेटर है, और यही इसको देख रेख करता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ये सारा का सारा काम सेबी करता है। ये आगे चल के हम सेबी के बारे में इसी टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि सेबी क्या है, इसके क्या क्या काम है, ठीक है। फिर आप अगर आप देखो ना इसमें, तो ये हमारे मेन मेन 8 डिफरेंसेस हैं। ये मैंने आपको अलग से चार्ट बना दिया है स्लाइड में, ये आपको मैंने भेज दिया है स्लाइड, इसमें से यही वाले नोट कर लेना है आपको। इसके अलावा अलग से भी हैं एक दो, तो आप नोट कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो तुरंत बताएं मुझे। सर एक बार सेकंड पॉइंट बता दो। देखो जो हम लोग मनी मार्केट के अंदर, ये सेकंड पॉइंट है वर्किंग कैपिटल नीड्स और फिक्स्ड कैपिटल नीड्स। इसमें हमने पढ़ा था बेटा कि मनी मार्केट किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए। यानी कि अगर किसी को डे टू डे एक्टिविटी करना है, रोजमर्रे का काम के लिए खर्चा चाहिए और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो मनी मार्केट से पैसा रेज किया जा सकता है। और कैपिटल मार्केट में वही कंपनियां रेज करती हैं जिनको फिक्स कैपिटल नीड्स होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनानी है, लैंड खरीदना है, तो उसके लिए आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए कैपिटल मार्केट सूटेबल होती है। इज दिस क्लियर? यस। और कोई पॉइंट स्टूडेंट्स? नो। चलिए ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम लोग, अभी डिस्कस किया था हमने कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट, दो तरह की कैपिटल मार्केट होती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। अगर आप देखेंगे प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे पहली बार जब किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ना, तो प्राइमरी मार्केट से पैसा रेज करती है। तो आप देखो इसमें एक बार मैं इसको प्राइमरी मार्केट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट, जैसे मान लो कोई कंपनी है और पहली बार उसको शेयर्स की जरूरत है, तो वो प्राइमरी मार्केट का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इशू किए हैं। तो वो अपने शेयर्स के लिए पहले क्या करेगी, लोगों से पैसे मंगाएगी, जनरल पब्लिक से। अब जब वो पैसा लोग खरीद लेंगे, शेयर्स खरीद लेंगे, तो उनको सेकेंडरी मार्केट में वो डील कर सकती है, बेच सकती है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी मार्केट जहां पे पहली बार ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से तरीके से प्राइमरी मार्केट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर किसी कंपनी को पैसा लेना है तो क्या क्या तरीके अपनाएंगे? तो एक पहला ऑप्शन है, पहला मेथड है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है, प्रोस्पेक्टस आप सब जानते हो, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम इनवाइट करते हैं लोगों को, अपने कंपनी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताते हैं लोगों को, अपने कंपनी का प्रचार करते हैं एक तरह से, कि हमारी कंपनी ने पिछले 10 साल से ये परफॉर्मेंस किया है, हमारी कंपनी का ये परफॉर्मेंस रहा है, इतना प्रॉफिट कमाया है, पिछले 10 साल से हम लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ऐसे भी और क्योंकि हम उस टाइप की सिक्योरिटीज पहली बार इशू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमने पहले किसी दूसरे टाइप में सिक्योरिटीज को डील किया हो, तो उसके बारे में भी लिखेंगे कि हमने जो दूसरी सिक्योरिटीज डील की थी उसमें हमने इतना डिविडेंड आज तक दिया है, और हमारा ये प्रोस्पेक्ट है, हम आगे चाहते हैं कि हमारी कंपनी और एक्सपैंड हो। और अपने बारे में आप कुछ भी एडवर्टाइज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे डिटेल्स गलत नहीं होनी चाहिए। अब सेबी का काम यहीं से शुरू होता है कि जब कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस देती है जनरल पब्लिक को, तो वो प्रोस्पेक्टस के अंदर गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सेबी इसी पे वॉच रखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोस्पेक्टस में गलत सलत लिख के दे दिया हो कंपनी ने, क्योंकि लोग तो प्रोस्पेक्टस पढ़ के ही जानेंगे ना कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो इससे मिसलीड हो सकते हैं लोग। तो इसीलिए ये सब चीजें ध्यान दी जाती हैं और इन सब चीजों पे फोकस होता है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस। बस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मेथड है बेटा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये सबसे कॉमन फॉर्म है पैसा रेज करने का। जब प्राइमरी मार्केट से कोई कंपनी पैसा रेज करती है पहली बार, तो जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देती है, एक फॉर्म होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, और लोगों को इनवाइट करती है कि आइए मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर लोग उसको प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, देखते हैं, और अगर उनका इच्छा होती है परचेज करने की, तो वो शेयर्स को अप्लाई करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, शेयर्स भी इसी के थ्रू मंगा सकते हो, डिबेंचर्स भी कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू मंगा सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस अब सर। एक दूसरा मेथड है ऑफर फॉर सेल। देखिए ये इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब इसमें क्या होता है कि कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है पहली बार, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पब्लिक इशू। इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू एन इशू हाउस और अदर इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर एट अ नेगोशिएटेड प्राइस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ ब्रोकर्स के साथ डील किया जाता है, कुछ इंटरमीडियरीज के साथ बात कर ली जाती है, और उनको ऑफर किया जाता है, एक लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। और उसमें ना प्राइस में भी नेगोशिएबल होता है, यानी कि आप प्राइस को अप डाउन कर सकते हो इसमें, और लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है। बदले में वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम जनरल पब्लिक से इतना पैसे का अरेंज करवा देंगे। ठीक है, और जो ब्रोकर होता है ना, जिन्होंने जिम्मेवारी ली है, वो लोग इसका एडवर्टीजमेंट अपने बेसिस पे करा के और जनरल पब्लिक से पैसे मंगवाते हैं। अब जैसे मान लो किसी कंपनी को एक सपोज करो 300 करोड़ की जरूरत है, तो कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि कुछ ब्रोकर से बात कर ले, कुछ बैंक से बात कर ले, कुछ इंटरमीडियरी से बात कर ले। यहाँ पे ब्रोकर्स का मतलब है बैंक भी हो सकता है। ठीक है, तो उनसे बात करके और उनको एक लेटर ऑफ ऑफर देगी, और उनको बोलेगी कि यार देखो हमें 300 करोड़ चाहिए, क्या आप लोग अरेंज करवा सकते हो? और अगर अरेंज करा सकते हो तो हम आपको इतना पैसा अलग से दे देंगे, और नेगोशिएबल अमाउंट होता है, वो तय हो जाता है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है चलो हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे एडवर्टाइज करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आइए ये शेयर्स खरीदिए, बहुत अच्छा ऑफर है ये वो, और फिर शेयर्स खरीदवाते हैं। दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचती है, और ऑफर फॉर सेल में ना इंटरमीडियरी को पकड़ा जाता है, बिचौलियों को पकड़ा जाता है, और उनसे बात की जाती है कि भाई आप लोग कहीं से अरेंज कराओ। आगे बढ़ूं? यस। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया, अकाउंट्स में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि कुछ ना स्पेसिफाइड लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल इन्वेस्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं कंपनी के, या फिर ब्रोकर्स के थ्रू कांटेक्ट में होते हैं कंपनी के। तो कंपनी क्या करती है, ये गिने चुने जो लोग होते हैं ना, इन्हीं को बोल देती है कि भाई इतने पैसे हमें जरूरत है, आप लोग लगा दो। तो ऐसे में क्या होता है, वो लोग तैयार हो जाते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें सिलेक्टेड पीपल ऑफ ग्रुप या स्पेसिफाइड इन्वेस्टर्स से बात की जाती है, और डायरेक्टली उनको ऑफर कर दिया जाता है शेयर। यहाँ पे अनसर्टेनिटी के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आप स्पेशल लोगों से बात करते हो तो डायरेक्टली या तो वो हाँ बोल देंगे या ना बोल देंगे। तो
तो अगर वो कह देते हैं कि ठीक है हम इंटरेस्टेड हैं, तो डील हो जाती है कि भाई आप इतने शेयर खरीद लो सब जने मिला के, और फिर हमारे पास पैसा आ जाएगा, हम आपको इतना डिविडेंड दे देंगे, और इस तरह से बात हो जाती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। तो अगर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो एक मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसका यूज कर सकते हैं वो। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की मैक्सिमम 200 पीपल हो सकते हैं। अब कई कंपनियां क्या करती है कि यहाँ पे भी बेईमानी कर जाती हैं, वो इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्टिंग 200 पीपल, व्हाट दे डू इज वो ज्यादा लोगों से कॉन्टेक्ट कर लेते। तो ऐसे में सेबी का काम शुरू होता है। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये क्या करती है कि ये चेक करती रहती है कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट किया गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि 200 से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट में। अगर ऐसा कभी पाया जाता है तो फिर वो इलीगल ट्रांजैक्शन माना जाता है, और उसके ऊपर केस फाइल किया जाता है, और सारी सिक्योरिटीज मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, अगर आप देखोगे। मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक मैं आपको बताऊं, डीएलएफ सुना है नाम, डीएलएफ बिल्डर, यस सर। गुड़गांव में जो है डीएलएफ, पहले इंडियन टीम को वो करते थे, स्पॉन्सर करते थे ये लोग है ना। लिबरलाइजेशन के उससे आया था सर, वो पता है इतना भी। हाँ जी। सर लिबरलाइजेशन के उससे आया था वो यहाँ पे। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जो डीएलएफ वाले हैं ना, इन्होंने क्या किया था, ये यही फ्रॉड में पकड़े गए। इन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट में फ्रॉड किया था, आपको याद होगा, इसका ओनर जो है जेल में है। तो सेबी को पता चल गया ये बात। सेबी ने क्या किया, ऐसे ही जैसे ऑडिटिंग करते हैं ना, तो ऑडिट के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट के एड्रेस कॉमन मिल गए उनको। मतलब वही एड्रेस किसी और के नाम पे भी था और सेम एड्रेस किसी और के भी नाम पे था। तो इनको डाउट हुआ कि यार एक ही एड्रेस पे दो लोग कैसे हो सकते हैं। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उन्होंने नाम चेंज कर दिए थे, लोग वही थे। ठीक है, तो अलग अलग करके दिखा दिया था, मतलब एड्रेस उन्होंने गलत डाल दिया। अगर एड्रेस अलग डाले होते तो शायद पकड़े नहीं जाते। तो इस तरह से मिसलीड करते हुए अगर पाए जाते हैं तो सेबी उन पे एक्शन ले सकती है, और जो उसके सीईओज हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इस पे किया जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी पेनल्टी लगती है, और एक स्पेसिफिक अमाउंट उनको रोज देना पड़ता है। जैसे अगर जैसे बना दिया कि 10-10 हजार देना है, तो डेली बेसिस पे 10,000 देंगे जब तक अपनी गलतियों को नहीं सुधार देते। मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं, आगे चल के जब आप सीएस करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरा इसके ऊपर एक बुक ही आपको पढ़नी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि अगर किसी किसी ने किसी कंपनी ने शेयर इशू कर लिया, और 180 दिन के दिन, अब मान लो उसके 90% नहीं हुए, तो उसको लौटाना पड़ता है। अगर वो टाइम पे नहीं लौटाती है तो उस पर भी पेनल्टी है, डायरेक्टर्स पे भी पेनल्टी लगेगी, और अमाउंट फिक्स होता है कि रोज इतना लगेगा, जब तक आप नहीं लौटाओगे इतना परसेंट देना पड़ेगा। तो ये रूल्स रेगुलेशंस बहुत कड़क होते हैं, और जेल की का भी प्रोविजन होता है। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट समझ गए। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली कंपनी सेल कर देती है अपने सिक्योरिटीज को लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को, और ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफाइड इन्वेस्टर है ये 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आप डायरेक्टली उन्हीं से डील करते हो, तो समझ ही सकते हो पैसा आपका फालतू लगेगा नहीं। मतलब आपको अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लो प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस में ही दुनिया भर का खर्चा लग जाएगा, फिर उतने दिन वेट करो। जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट इस मामले में बहुत सही रहता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। तो हमने 3 पढ़ लिया बेटा मेथड। पहला मेथड हमने पढ़ा प्रोस्पेक्टस, जिसमें आप प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हो मार्केट में। पता है प्रोस्पेक्टस न्यूज़पेपर की तरह होता है, बहुत बड़े बड़े प्रोस्पेक्टस होते हैं, कई कई पेज के होते हैं। आपको लग रहा होगा कि एक दो पेज में निपट जाएगा, नहीं, हजारों पेज भी लग सकते हैं। ऑफर फॉर सेल, इसमें क्या होता है, ब्रोकर से बात करके और कुछ निगोशिएबल प्राइस पे जनता से मंगा लिया जाता है पैसा। इसमें कंपनी की टेंशन खत्म हो जाती है, और दूसरे के ऊपर थोप देती है, और वो उसके बदले थोड़ा बहुत कमीशन लेता है। प्राइवेट प्लेसमेंट अभी अभी मैंने बताया कि इसमें स्पेसिफाइड लोगों को चुना जाता है और उन्हीं से ऑफर किया जाता है, और डायरेक्टली जो है वो 200 से ज्यादा लोग हो नहीं सकते, और सस्ता भी पड़ता है। फिर आता है राइट इशूज। ये भी देखो आपने अकाउंट्स में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में, कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ना, कभी कभी अचानक कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन लोगों ने पहले से शेयर खरीद रखे होते हैं, उन्हीं को ऑफर कर देती है। उनको बोलती है कि भाई आपने पहले ही शेयर खरीदा हुआ है, क्या आप और शेयर खरीदना चाहोगे?
तो वो लोग हाँ बोल देते हैं कि ठीक है हम लोग खरीदना चाहेंगे। तो ऐसे में जब आप न्यू शेयर जो इशू कर रहे हो मार्केट में, पहले आपने किसी और तरह की सिक्योरिटीज इशू की थी, अब आप न्यू सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, तो प्राइमरी मार्केट में आप उनको ऑफर कर सकते हो कि आप हम लोग नया शेयर्स इशू कर रहे हैं या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, आप अगर खरीदना चाहोगे तो हम आपको सस्ते रेट पे प्रोवाइड करा दें। तो जब भी हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी ऑफर देती है नए शेयर्स खरीदने के लिए, तो उसको राइट इश्यूज कहा। इसमें उनको अधिकार दिया जाता है खरीदने का। पहले उनसे पूछा जाता है, अगर वो खरीदने के लिए मना कर देते हैं तो उनसे ये भी बोला जाता है कि अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं या रिलेटिव्स हैं या कोई भी है जानकार फ्रेंड, तो आप उसको बोल सकते हो, वो सस्ते रेट में हम उसको दे देंगे। ठीक है। और इसमें अच्छी बात क्या होती है कि मार्केट प्राइस से सस्ते में शेयर्स मिलते हैं। तो आपने सुना होगा कई बार कई लोग कंपनियों में काम करते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनको ये ऑफर मिलता है तो दूसरे को भी शेयर्स खरीदवा देते हैं अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को सस्ते रेट पे। ठीक है। ये अच्छा सौदा होता है, इसमें फायदा ही फायदा है, क्योंकि एक तो मार्केट से सस्ते रेट में आपको शेयर्स मिल जाते हैं और आप कभी भी बेच भी सकते हो इनको। यहाँ तक सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। फिर एक आखिरी आता है EIPOs। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है, इन केस अ कंपनी विशेस टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, तो इट शुड एंटर एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो उसको स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। इसी मेथड को हम बोलते हैं न्यू इशू थ्रू EIPOs, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली कंपनी से बात कर ली जाती है स्टॉक एक्सचेंज से, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर्स को बेचा जाता है। तो ये भी एक तरीका है, आजकल बहुत पॉपुलर है ये, और आप ऑनलाइन शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये पांचों मेथड्स आज हमने पढ़े, जिसमें हम लोग न्यू इशू जब कोई कंपनी करती है शेयर्स को, तो इसका इस्तेमाल करती है। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? सर एक बार फोर्थ वाला बता दो, राइट्स इशू। देखो, राइट इशूज में क्या होता है कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है ना, नए इक्विटी नए रेज करना होता है, तो जिन शेयर होल्डरों ने पहले से शेयर्स खरीद रखे हैं कंपनी के, उनकी पूरी लिस्ट तो कंपनी के पास होती ही है, पूरा रिकॉर्ड होता है, उनके पास डेटा होता है। तो वो अपने शेयर होल्डर्स से बोलते हैं कि आपने पहले भी शेयर्स खरीद रखा है, हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में, क्या आप खरीदना चाहोगे? उनको ऑफर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि हम आपको सस्ते रेट में प्रोवाइड करा दें। मार्केट में जो रेट है, जैसे मान लो मार्केट में उस शेयर का रेट 100 रुपए है, तो ये लोग बोलते हैं हम 90 रुपए में आपको दे देंगे, 80 रुपीज में दे देंगे। ठीक है। और उनको बेच दिया जाता है। इसी को बोलते हैं राइट्स इशू, अधिकार दिया जाता है उनको स्पेशल। और मैंने ये भी बताया कि अगर मान लो कल को सपोज करो वो कहते हैं कि नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है, तो उनको एक और ऑफर दिया जाता है कि आप अपने रिश्तेदारों से खरीदवा लो, फ्रेंड से खरीदवा लो। ठीक है। आ गया? यस सर। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ पूछना है तो बताओ पहले, फिर नहीं तो आगे बढ़े। नहीं? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी मार्केट में। देखो, प्राइमरी मार्केट तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पहली बार कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो प्राइमरी मार्केट का इस्तेमाल करती है। इसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। अगर सेकेंडरी मार्केट की हम बात करें तो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे परचेज भी किया जाता है शेयर्स को और बेचा भी जाता है। जनरली आप देखेंगे सेकेंड हैंड शेयर्स को लिस्ट ये किया जाता है यहाँ डील। जैसे जब पहली बार आप शेयर खरीदोगे तो प्राइमरी मार्केट से खरीदोगे, उसके बाद आप सेकेंडरी मार्केट का इस्तेमाल करते हो शेयर्स को बेचने के लिए। तो यहाँ शेयर आप बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर खरीद सकते हैं तो फिर प्राइमरी मार्केट की क्या डिफरेंस है? तो बेटा, प्राइमरी मार्केट में पहली बार जब शेयर इशू होता है तब मिलता है, और सेकेंडरी मार्केट में वही वाला शेयर्स को दोबारा किसी को खरीदना है तो वो खरीद सकते हो। जैसे मान लो किसी कंपनी ने, जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी ने पहली बार शेयर इशू किया तो प्राइमरी मार्केट में करेगी। अब किसी शेयर होल्डर ने आपके 1000 शेयर्स खरीद लिए और वो वही वाले शेयर्स को अब वो और खरीदना चाहता है। अब पहली बार तो सारे शेयर्स प्राइमरी मार्केट में बिक गए, अब कई लोग बेचना शुरू करते हैं, तो बेचने के लिए वो सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। तो सेकेंडरी मार्केट में वो आप ही की कंपनी का शेयर अवेलेबल होगा। अगर कोई कस्टमर दोबारा खरीदना चाहता है तो अब उसे सेकेंडरी मार्केट से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में पहली बार जब शेयर इशू होते हैं वही बिकते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। इज इट क्लियर? यस
दूसरी बात, यस सेकेंडरी सर। मार्केट में ना हमेशा सेकेंड हैंड शेयर्स का ही ट्रेड किया जाता है, जो पहले से खरीदे जा चुके हैं या बेचे जा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो होता है बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं ना, इट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड ब्रोकर्स एज इंटरमीडियरीज। अब इसमें इन्वेस्टर आसानी से खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, ब्रोकर के भी हेल्प ले सकता है बेचने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कैसे लेते हैं हम ब्रोकर की हेल्प? तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो पहले से ही जिस जो ऐप आप चला रहे होते हो उसमें पहले से ही ब्रोकर, उसमें सपोर्ट सिस्टम होता है, तो ब्रोकर उसमें ऑलरेडी रहते हैं। तो वो जो ऐप है वो आप एक तरह से ब्रोकर का काम करता है, तो आपको सारी डिटेल्स वगैरह देना, और आप उसमें पढ़ अपना पूरा आपका डिटेल पूरा बता के देता है कि ये सिक्योरिटी आपने खरीदा है, ये रेट चल रहा है, ये रेट। तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आप अलग से ब्रोकर रखना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। आजकल जनरली क्या होता है, अगर आपको ब्रोकर से शेयर खरीदना है तो ब्रोकर्स के नंबर होते हैं, वो ब्रोकर्स अपने इन्वेस्टर्स को दे देते हैं कि भाई इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, क्योंकि कॉल इतना उठाने का उनके पास टाइम नहीं होता, दे आर वेरी बिजी पीपल। तो वो अलग से एक ऐप बना के रखते हैं, उनका खुद का ऐप होता है वो। और या फिर यूं कह लो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि मुझे पर्सनली आप मैसेज करना, एक स्पेशल कोड होता है उनका, वो दे देते हैं, और उससे जैसे ही आप मैसेज करोगे तो वो डील फाइनल हो जाती है। जैसे आपने बोला कि मेरे शेयर्स बेच दो, तो वो बेच देगा शेयर्स। ठीक है। और आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो ऑनलाइन में तो आप समझ ही सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे ग्रो ऐप है, तो इसमें क्या होता है आप शेयर्स को खरीद बेच सकते हो इंस्टेंटली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. तो जाते जाते हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। तो देखो, हमने पढ़ा कि प्राइमरी मार्केट जो है हमेशा न्यू से सिक्योरिटीज को डील करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट हमेशा सेकेंड हैंड या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ही डील करती है। अगर हम बात करें प्राइमरी मार्केट की, तो सिर्फ एक ही बार बेचा जाता है प्राइमरी मार्केट में शेयर। अगर अगली बार उसको खरीदा बेचा जाए तो वो सेकेंडरी मार्केट में ऑटोमेटिक चला जाता है। और सेकेंडरी मार्केट ना हमेशा रेगुलर और कंटिन्यूअस मार्केट है, शेयर कितनी बार भी आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, तो इसमें ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो प्राइमरी मार्केट सिर्फ एक बार सेल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और परचेज तो होता ही नहीं है प्राइमरी मार्केट में, सिर्फ सेल सिक्योरिटीज आर सोल्ड ओनली वंस, जबकि सेकेंडरी मार्केट में कंटिन्यूअस मार्केट है। फिर बात करते हैं प्राइमरी मार्केट में, इट लिंक्स द इशूइंग कंपनी एंड इन्वेस्टर, ये इशूइंग कंपनी और इन्वेस्टर को लिंक करती है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन इन्वेस्टरों के बीच में होता है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे किसी कंपनी को पहली बार शेयर बेच खरीदना होगा, तो कंपनी शेयर को इशू करेगी अपने मतलब नॉमिनल वैल्यू पे, फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, फेस वैल्यू पे। जैसे किसी कंपनी को अपने शेयर के रेट रखने, एक शेयर का रेट उसको 50 रुपए रखने हैं मान लो, तो 50 रुपए एक शेयर का उसने रेट रख लिया। अब मान लो मैंने खरीद लिया और 10 दिन बाद उसकी डिमांड बढ़ गई और वो शेयर 100 रुपए का हो गया, तो मैं उसको कहाँ से परचेज करूंगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी मार्केट से कि सेकेंडरी से? Secondary. और सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा कौन उसको, कंपनी या इन्वेस्टर? Investor. इन्वेस्टर। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का रोल नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी बेचती है, मतलब शेयर को रेज करती है और पैसा आता है उसके पास, शेयर को इशू करती है और पैसा रेज करती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर आपस में डील करते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए होती है, ना कि कंपनी के लिए। कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी को डील करना पड़ता है इन्वेस्टर्स के साथ। फिर बात करेंगे प्राइमरी मार्केट में, अगर आप देखो तो इन्वेस्टर्स कैन ओनली परचेज सिक्योरिटी, जबकि सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब पहली बार कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसमें आप बेचोगे थोड़ी ना कंपनी को, आप तो खाली शेयर्स खरीदोगे ना। तो इसीलिए प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर खाली परचेज करते हैं सिक्योरिटी, जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 50, जो मैंने 50 का शेयर खरीदा था, अगर मान लो आज की डेट में 100 का हो गया, तो मैं जाके दोबारा से बेच सकता हूँ उसको। और अगर मुझे लगता है कि अगले दिन क्या पता 150 हो जाए या 120 रुपए का हो जाए, तो मैं खरीद भी सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे सेकेंडरी मार्केट में जाना हो। नेक्स्ट आता है कि इट प्रोवाइड्स कैपिटल टू द कंपनी। प्राइमरी मार्केट हमेशा कंपनियों को पैसा प्रोवाइड करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट इशू करने, मतलब इशूइंग कंपनी हैज नो डायरेक्ट रोल, इसमें कंपनी का कोई रोल ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सीधा सीधा इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया, क्लियर है? हर्षिता, समझ में आ रहा है?
हर्षिता भारद्वाज। देखिए यहाँ पे एक है प्राइमरी मार्केट में कि प्राइमरी मार्केट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। प्राइमरी मार्केट की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। सेकेंडरी मार्केट में आप देखेंगे ना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लोग इसमें एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मार्केट रियल में है, आप जाओगे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आपको मिल जाएगी, जबकि प्राइमरी मार्केट आपको कहीं फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलने वाली। फिर बात करते हैं प्राइमरी मार्केट में प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमिन्ड बाय द कंपनी। प्राइमरी मार्केट में जो प्राइजेस तय की जाती है ना, ये कंपनी के द्वारा की जाती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइजेस तय की जाती हैं ये सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे तय की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और पॉइंट है कि प्राइमरी मार्केट जो है सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड विदाउट लिस्टिंग। प्राइमरी मार्केट में बिना लिस्ट किए सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, जबकि इसमें लिस्टिंग होने के बाद ही सेल परचेज किया जा सकता है सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में तभी शेयर्स को आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो जब लिस्टेड हो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में। तो यही है स्टूडेंट्स आज का हमारा पूरा जो टॉपिक है। ठीक है, आज हमें इतना ही करना है। किसी बच्चे को इसमें से पूछना है तो पहले पूछ लो। पूछना है? सर लिस्टेड सिक्योरिटीज बताना है एक बार। देखो जब पहली बार कंपनी प्राइमरी मतलब अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में से शेयर्स खरीदने बेचने हैं ना, तो वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो सेकेंडरी मार्केट में आप उसको डील नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। तो इसीलिए जो लिस्टिंग हो जाती है कंपनी, उन्हीं को स्टॉक एक्सचेंज की उसमें रखा जाता है, और उनके शेयर्स आप जब टीवी में देखते हो ना कि शेयर्स के रेट बढ़ गए घट गए, तो उन्हीं कंपनियों की लिस्ट आती है जो कंपनी लिस्टेड है। जो कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, उनका नहीं आएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज पहले लिस्टिंग करता है, और लिस्टिंग कैसे करेगा, देखेगा कि परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की, उसके बेसिस पे उसको लिस्ट किया जाता है। और एक बार जब लिस्टिंग हो जाएगी, लिस्ट में आ जाएगी वो कंपनी, तो उसके शेयर्स के रेट कितने चल रहे हैं, क्या प्राइस है, सब कुछ आप देख सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी जो आज ही बाद में उसमें हम लोग स्टॉक एक्सचेंज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना करते हैं, आप इतना नोट्स बना के रख लेना है आपको, और इसमें कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप